नमस्कार मित्रों, मैं संदीप कुमार अपने इस मूल मंत्रा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। चलिए मित्र, हम लोगों ने टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत कर दी। हमने 2 टेस्ट सीरीज को दिया। आप तीसरी टेस्ट सीरीज के लिए तैयार होते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न है पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? मन क्या है? पहला ऑप्शन है उपमेय, दूसरा ऑप्शन है उपमान, तीसरा है वाचक और चौथा है साधारण धर्म। सबसे पहले देखते हैं ये किस, यानी ये उपमा अलंकार का क्या है मित्र? उदाहरण है। और इसमें उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। तो इसमें मन की क्या की जा रही? तुलना। उपमान क्या होता है? जिससे की जाती है। तो यहाँ पर पात क्या होगा? आपका उपमान होगा। और जिन शब्दों के द्वारा उपमा प्रकट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं मित्र? वाचक कहते हैं। जैसे सी, सा, सम, सरिस, समान। और उपमेय तथा उपमान के बीच में पाया जाने वाला जो शब्द होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। तो मित्र, इसमें क्या है आपका? मन, यानी मन की तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी में। तो यहां पर मैं नहीं होगा, में अलंकार है। देखिए, पहला ऑप्शन है यमक अलंकार, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार और तीसरा ऑप्शन है मित्र, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यह है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें जो आपका हो 3 बेर, बेर का मत 3 बेर खाती हो, 3 बेर खाती, यानी वह जो क्या, जहां एक ही शब्द है 2 या 2 से अधिक बार आए और उसके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो मित्र, तो वहां पर आपका क्या होता है? यमक अलंकार होता। तो यहां पर क्या हो? 3 बेर खाती, यानी 3 बार खाती है। क्या खाती है? 3 बेर ही खाती है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा मित्र? यमक अलंकार। अनुप्रास का मतलब होता अनुमतलब, बार बार। प्रास का मतलब होता है प्रयास करना। जहां पर वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है, यानी बार बार आए, तो वही हमारा क्या होता? अनुप्रास अलंकार होता। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर पहुंचाए। फिर अगला है वक्रोक्ति। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन, जहां किसी बात को सीधे ना कह करके घुमा फिरा करके कहा जाता, उसी को मित्र क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे मुझे भी चलना है, तो मतलब यहां पर जैसे सीता जी राम से कह रही हैं कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, क्या मैं सुकुमार हूं? क्या मैं बन जाने के योग्य नहीं हूं? तो वहां पर क्या होगा? आपका वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो इस प्रश्न में जो आपका आंसर सही हो रहा है, आंसर नंबर का सही हो रहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अभिनव गुप्त ने किस रस की मान्यता या प्रतिष्ठा दी है? पहला ऑप्शन है शांत रस, दूसरा ऑप्शन है वात्सल्य रस, तीसरा ऑप्शन है भक्ति रस और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो मित्र, इन्होंने अभिनव गुप्त ने जो मान्यता या प्रतिष्ठा दी है, वह किस रस की दी थी? शांत रस की। और वात्सल्य रस की दी है सूरदास जी ने दी है। सूरदास ने दी है। और भक्ति रस की दी है रूप गोस्वामी ने दी है। रूप गोस्वामी ने दी है। तो मित्र, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर का सही होगा। चलिए अगले प्रश्न के अनुभव के कितने भेद होते हैं? अनुभव के कितने भेद होते हैं? अब मित्र समझते हैं अनुभव क्या होता है। यह जो है रस का एक अंग है। अनुभव रस के 4 अंग होते हैं। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव और चौथा है अस्थाई भाव। तो उसी का एक भाग है अनुभाव। अनुभाव जहां पर कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक के आधार पर क्या होता है, जो भाव प्रकट होते हैं, उसी को मित्र हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के मुख्यतः कितने भेद होते हैं मित्र? 4 भेद होते हैं।
तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुख ही जीवन की कथा रही, पंक्ति में रस है। पहला ऑप्शन है श्रृंगार रस, दूसरा ऑप्शन है करुण रस, तीसरा है हास्य रस, चौथा है भयानक रस। देखिए मित्र, श्रृंगार रस वहां होता है जहां पर नायक और नायिका का प्रेम अधिक होता है, तो वहां पर आपका क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। करुण रस क्या होता है, जहां पर शोक का भाव जागृत होता है मित्र, तो वहां पर आपका क्या होगा, करुण रस होगा। और जहां किसी विकृत वाणी वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न, हास्य का भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, हास्य रस कहेंगे। और जहां पर किसी विकृत वाणी या वेशभूषा को देख करके या सुन करके हृदय में डर का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां मित्र क्या होता है, आपका भयानक रस। तो यह जो है निराला जी की पंक्ति है, यानी उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या कहा, दुख ही जीवन की कथा रही। तो इसमें क्या है मित्र, करुण रस है आपका, यानी ऑप्शन नंबर आपका ख सही हो रहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, पंक्ति में कौन सा छंद है। पहला ऑप्शन है वर्वय, दूसरा है सोरठा, तीसरा है दोहा, चौथा है चौपाई। सबसे पहले मित्र ये देखते हैं छंद। छंद को समझने से पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मात्राओं का प्रयोग करेंगे। मात्राओं के आधार पर ही हम देखेंगे यह क्या है, वर्वय है कि सोरठा है कि दोहा है, चौपाई है, ये क्या है। पहले इसमें मात्रा एक एक, दो दो, दो एक एक, एक दो, एक एक, दो दो, दो दो एक। तो मित्र सबसे पहले मात्रा को गिनते हैं, एक दो, दो चार, दो छह, दो आठ, आठ दो दस, दस तीन 13। यानी यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विराम चिन्ह नहीं लगा है, तो फिर दो एक, दो चार, दो छह, दो आठ, 3 11। यानी जहां पर 11 और 13 पर यति होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं मित्र, दोहा कहते हैं। समझ रहे हैं, दोहे में क्या होता, दोहे का एक हम सूत्र बता रहे हैं, 1 गुणे 3 बराबर 13 गुणे 13 और 2 गुणे 4 बराबर 11 गुणे 11। मतलब दोहे के पहले और तीसरे चरण में क्या होती, 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11। और एक चीज है, दोहे के अंत में हमेशा क्या होता है मित्र, दीर्घ और लघु का विधान होता है। दोहे का जस्ट उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। दोहे का जस्ट उल्टा क्या होगा, सोरठा होता है। और वर्वय क्या होता, वर्वय इसमें जो है 19 मात्राएं होती हैं, इसमें 12 और 7 पर यति होती है। और चौपाई, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और वर्वय, सोरठा, दोहा, ये तीनों क्या है, आपके अर्ध सम मात्रिक छंद है। और चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। ये क्या है, चौपाई सममात्रिक छंद है। तो मित्र इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन आपका नंबर ग सही हो रहा है, यानी दोहा सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। तो पहला ऑप्शन है इसमें रोला, दूसरा है दोहा, तीसरा है चौपाई और चौथा है कुंडलिया। तो मित्र अभी हमने आपको बताया अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक में जो हमारा आता है सममात्रिक छंद में, इसमें आपका आएगा चौपाई, रोला, चौपाई आएगा, रोला आएगा। और ये दोनों किसमें आएंगे मित्र, किसमें आते हैं, और गीतिका, हर गीतिका, गीतिका, हर गीतिका, इस चारों मिलके किसमें आते हैं, आपके सममात्रिक छंद में आते हैं। और अर्ध सम में क्या आएंगे, अर्ध सममात्रिक छंद में, अर्ध सममात्रिक छंद में आपका आता है वर्वय,
दोहा, सोरठा और उल्लाला आता है। और विषम मात्रिक छंद में, विषम मात्रिक छंद में जो आएगा आपका कुंडलिया आएगा, कुंडलिया आएगा और छप्पई आएगा। अब मित्र आप अपने आप पहचान गए होंगे अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। अर्ध सममात्रिक जाति का जो इसमें छंद है वो आपका क्या है, दोहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वंशस्थ में कितने वर्ण होते? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है ख, तीसरा है 14 और चौथा है यहाँ पर 15 होना चाहिए था, मिस हो गया, यहाँ पर सिर्फ एक ही हो गया है। तो मित्र देखिए वंशस्थ में जो होते हैं कितने वर्ण होते हैं मित्र? 12 होते हैं। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में क्या होते हैं? 11 होते हैं। और वसंत तिलका में 14 होते हैं। और मालिनी में क्या होते हैं? 15 होते हैं। मालिनी में कितने वर्ण हो गए मित्र? मालिनी में आपके 15 हो। जैसे समीप आया रथ के, समीप आया रथ के प्रमत्त सा, जैसे देखिए समीप आया रथ के प्रमत्त सा। और ये इतनी बात देखिए समीप आया रथ के प्रमत्त सा, जो इसका एक सूत्र बनेगा जत जर, जत जर, यानी क्या होगा? जगण तगड़ जगड़ और रगड़ का इसमें क्या होता है? क्रम होता। देखिए 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2। देखिए यहां से यहां तक का आपका जागड़, यहां से यहां तागड़, यहां से यहां जागड़ और यहां से यहां आपका रगड़ होता है। तो मित्र देखिए सबसे पहले गिनते वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी क्या है 12 वर्ण आ गया तो आपका क्या हो जाएगा मित्र? वंशस्थ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवधी भाषा का निजी छंद है। अवधी भाषा का निजी छंद है। पहला ऑप्शन है बरवै, दूसरा है दोहा, तीसरा है उल्लाला, चौथा है चौपाई। तो मित्र अवधी भाषा का जो निजी छंद है वह क्या है? बरवै है। और बरवै छंद के प्रवर्तक कौन है मित्र? ये रहीमदास जी हैं। बरवै छंद के प्रवर्तक कौन है? रहीमदास जी हैं। और रहीमदास जी के कहने पर ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने बरवै रामायण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? बरवै रामायण। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका क सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ है। काम फटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। तो मित्र कान काटने का मतलब जो होता है, कान यहां पर कान है, काम नहीं है, कान फटा होना। तो मित्र जो होता है कान काटना का मतलब क्या होता है? चतुर होना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ख सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है ज्योति, चमक, प्रभा, द्रुम। द्रुम यहां इस पर नहीं रहेगा, यहां पर द्रुम रहेगा। ए दुम्र हो गया है। तो देखिए ज्योति है, चमक है, प्रभा है, ये तीनों किसके पर्यायवाची है? तो ये प्रकाश के पर्यायवाची। जो ध्रुम है ये ध्रुम क्या होता है? पेड़ का पर्यायवाची होता है। आपने उस पंक्ति सुना है हौ अनाथ बैठो ध्रुम डरिया पारधि साधे बाण। तो यह क्या है? ध्रुम का पर्यायवाची। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है गिरिजा, दूसरा है इंदिरा, तीसरा है शिवा, चौथा है हिंदू की देवी। तो मित्र इसमें जो है गिरिजा जो है ये पार्वती का पर्यायवाची है। और शिवा भी क्या है? पार्वती का पर्यायवाची है। जो इंदिरा है, इंदिरा क्या है? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और हिंदू देवी जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती ये दोनों किसके हैं? पार्वती के पर्यायवाची हैं।
और यह क्या है आप, यानी आपका ऑप्शन जो सही होगा ख सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर, दूसरा है चंद्रशेखर, तीसरा है चक्रधर, चौथा है चंद्रग्रहण। तो मित्र जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक जो शब्द प्रयोग होता है वो आपका क्या होता है, चंद्रशेखर होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। अगला है कृदंत प्रत्यय इन शब्दों के साथ जोड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय, तो यहां पर मित्र होना चाहिए था कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं, यहां पर इन नहीं होना। तो पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी क्रिया के साथ क्या किया जाता है, वहां पर हमारा कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग, इन तीनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है। यानी कृत से हमारा क्या बना है, यानी कृत से हमारा क्या बना, कृदंत बना है, और तद्धित से क्या बनेगा, तद्धितांत बनेगा। तो मित्र जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका घ सही होगा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। पहला है ग्रंथ, वीणा, पल्लव, परिमल। तो ग्रंथ भी है, वीणा भी है, पल्लव भी है, लेकिन परिमल जो है ये रचना है निराला जी की। अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका नवीन, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, वेला, ये सभी रचनाएं किसकी हैं मित्र, निराला जी की हैं। तो इसमें जो रचना है ऑप्शन नंबर आपका घ सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा है, पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा है बघेली, तीसरा है ब्रज, चौथा है कोई नहीं। तो भोजपुरी ये जो है बिहारी का क्षेत्र, रामचरितमानस जो है अवध का क्षेत्र है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है मित्रों क्या है, अवधी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो गया। ई का उच्चारण जिह्वा, ई का उच्चारण जिह्वा के किस भाग से होता है। पहला है ऑप्शन मध्य भाग, दूसरा है पश्चिम भाग, तीसरा है अग्रभाग और चौथा है, यहां पर मित्र होना चाहिए था विवृत, तो यहां हो गया विक्त हो गया। तो पहला है मध्य भाग। देखिए जीभ के आगे का भाग जो अग्रभाग में होता है ई और ई, ए और ऐ, और मध्य में क्या होता है आपका ह्रस्व आ आता है, और पश्चिम में क्या आएगा, दीर्घ आएगा, उ और उ आएगा, ओ और ओ और औ आएगा। तो मित्र और विवृत में क्या आएगा, विवृत में सिर्फ है आपका दीर्घ है जिसमें मुख पूरा खुलता है। तो मित्र देखते ई किस में आ रहा है, ई जो है जीभ के अग्रभाग से इसका उच्चारण हो। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन। हाँ मित्र अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न हमारा है, 18वां प्रश्न है, यहां देखिए नृत्य हो गया, नृत्य हो गया, यहां पर होना चाहिए था आपका नैतत, यहां पर नैतत शब्द होना चाहिए, नेतृत्व हो गया। देखिए नैतत में संधि विच्छेद होगा। देखिए ना जमा एतत, तो ना जमा एतत, ने जमा एतत, ना जमा इतत। देखिए यहां पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ख सही। देखिए ना जमा ए त त, देखिए ना में से क्या निकला, हमने आ को निकाल दिया, और यहां पर आपका क्या है ए है, और इधर से क्या है हमारा तत है। आ और ए जब मिलते हैं दोनों ऐ बन जाता है, और इधर से क्या जुड़ गया मित्र, ता जुड़ गया, और इधर से क्या है आपका न है। अब तीनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, नए तत। तो इसमें जो आपका संधि विच्छेद सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा
स्वर समृत है? कौन सा स्वर समृत है? अब देखते हैं, यानी मुख की स्थिति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। पहले भेद का नाम है विवृत स्वर। विवृत का मतलब होता खुलना, जिसमें मुख पूरा खुलता है उसी को हम क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। और दूसरा है अर्ध विवृत स्वर। दूसरा है अर्ध विवृत स्वर, जिसमें क्या होता है? मुख आधा खुलता है, उसी को हम क्या कहेंगे? अर्ध। इसमें आपका अ, ऐ और औ आएगा। और तीसरा है आपका समृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद होता है मंद होता, उसी को समृत मतलब ढकना या बंद होना, तो उसी को मित्र हम क्या कहते हैं? समृत स्वर। इसमें आपका आएगा ई और उ आएगा। और चौथा है ऑप्शन अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद होता है, इसमें आपका आएगा ए और ओ आएगा। अब देखते हैं निम्न में कौन समृत है। अब देखिए मित्र, समृत स्वर आपका क्या हो रहा है? आपका ग विकल्प समृत हो रहा, तो ऑप्शन नंबर इसमें ग सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसे कहा है? पाणिनि का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझ, पाणिनि का मतलब होता है विद्वान, यानी अपभ्रंश भाषा का विद्वान। पहला ऑप्शन है हेमचंद्र, दूसरा है सराफा, तीसरे है कामता प्रसाद गुरु और चौथे हैं किशोरी। यहाँ पर केशोरी, यहाँ पर केशव किशोरीदास वाजपेयी होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर किशोरीदास वाजपेयी होना चाहिए था। किशोरीदास वाजपेयी होना चाहिए था मेरे। चौथा ऑप्शन देखिए, अपभ्रंश भाषा का जो पाणिनि है वो पाणिनि आपके कौन है? हेमचंद्र है। और सराफा जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सराफा है। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि, हिंदी व्याकरण का पाणिनि, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कौन है? कामता प्रसाद गुरु हैं। और हिंदी भाषा का पाणिनि, हिंदी भाषा का पाणिनि कौन है? किशोरीदास वाजपेयी है। तो मित्र अपभ्रंश भाषा का जो पाणिनि है आपका ऑप्शन नंबर का सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहला ऑप्शन है खस, दूसरा है मागधी, तीसरा है अर्धमागधी, चौथा है सौरसेनी। देखिए जो खस अपभ्रंश से हुआ है यह पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। और मागधी से जो हुआ है यह बिहारी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है। अर्धमागधी से जो हुआ है यह पूर्वी हिंदी का विकास। और पश्चिमी और राजस्थानी का जो विकास हुआ है वह किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तो इसमें पूछा है पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ मित्र? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। अगला प्रश्न यहीं पर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन है चंद्रबरदाई, दूसरा ऑप्शन है जगनिक, तीसरा है नाभादास, चौथा है विद्यापति। तो मित्र इसमें जो है चंद्रबरदाई भी आदिकाल की रासो काव्य धारा के हैं, जगनिक भी रासो काव्य धारा के हैं, विद्यापति जो है लौकिक साहित्य के हैं और नाभादास जो हैं ये जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी क्या है ये भक्ति काल के कवि हैं। ये तीनों आदिकाल के हैं। नाभादास जो है भक्ति काल, यानी आपका ऑप्शन नंबर ग सही होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए मित्र, वह कार मेरी है में कौन सा कारक है? पहला है ऑप्शन करण कारक, दूसरा है संप्रदान, तीसरा है अधिकरण, चौथा है संबंध। करण क्या होता है? देखिए इसमें जो है आपका करण, करण का मतलब होता है साधन, तो इसमें साधन का प्रयोग नहीं किया है तो वहां पर नहीं होगा। संप्रदान, संप्रदान का मतलब है किसी के कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाता है, तो मित्र वहां पर आपका क्या होता? संप्रदान कारक। अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है जिसको कहीं एक स्थान का बोध करा, जहां पर व्यक्ति होता है उसके स्थान का बोध। संबंध का क्या होता? एक दूसरे के बीच में जब संबंध का बोध कराते हैं उसी को हम संबंध कारक है। तो वह कार मेरी है, मेरी आ रहा है ना, मेरी शब्द क्या कर रहा? संबंध का बोध करा रहा मित्र, तो आपका क्या हो जाएगा? घ ऑप्शन से। अगला देखिए यहां पर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर था पितु रिच्छा। पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा विसर्ग, चौथा है गुण संधि। स्वर संधि, देखिए इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पितुः जमा इच्छा। अब देखिए यहां पर पितुः जमा इच्छा हो रहा, तो स्वर में क्या होता है? स्वर का मेल जब स्वर से किया जाता है तो स्वर में परिवर्तन होगा तो स्वर संधि होगी। और व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन का मेल चाहे स्वर हो या व्यंजन हो उससे करेंगे, जो व्यंजन में परिवर्तन होगा तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि होगा। और पितुर इच्छा, पितुर इच्छा में क्या है? पितु धन इच्छा का प्रयोग यानी विसर्ग का प्रयोग किया गया मित्र, क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। और गुण संधि में जहां आ के बाद ई उ और री आता है तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा, तो वहां पर आपकी क्या हो जाएगी? गुण स्वर संधि होगी। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर का सही होगा। मित्र अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय, चौथा ऑप्शन है सही। मित्र देखिए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है ये प्रताप नारायण मिश्र है। प्रताप नारायण मिश्र ने क्या किया? ब्राह्मण पत्रिका के प्रचार प्रसार के लिए लोगों से चंदा, और बालकृष्ण भट्ट की जो पत्रिका है हिंदी प्रदीप है। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप पत्रिका किसकी है? बाल की। अज्ञेय की है विशाल भारत, विशाल भारत, दिनमान, दिनमान, नव भारत टाइम्स, ये सभी पत्रिकाएं किसकी? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है मित्र कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। मित्र हमने क्या किया? आपको 25 क्वेश्चन की एक श्रृंखला फिर दी और आप सभी इसको एक बार एनालिसिस करिए और इसको अच्छी तरह से देखिए। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन, एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।